दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सुधांशु त्रिवेदी का INDI गठबंधन पर हमला, कहा भारत का शासन संविधान के तहत होगा, शरिया कानून बर्दाश्त नहीं। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को कैप्टन अभिमन्यु ने पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, दिल्ली को मेट्रो और ग्रामीणों को अपनापन दिलाया। मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश से जलभराव, जनजीवन प्रभावित, प्रशासन राहत कार्यों में जुटा। और अब खबरें विस्तार के साथ। सुधांशु त्रिवेदी का INDI गठबंधन पर कड़ा हमला, कहा भारत का शासन बाबा साहेब के संविधान के तहत होगा, शरिया कानून को बर्दाश्त नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में INDI गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो भी सपने ये गठबंधन देख रहा है वे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की भूमि देशवासियों की होगी, न कि किसी मौलवी या धार्मिक कट्टरपंथी के नियंत्रण में। त्रिवेदी ने कहा कि देश का शासन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान के आधार पर चलेगा और भारत में शरिया कानून जैसी किसी भी धार्मिक व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। तो जो कुछ इंडी गठबंधन कर रहा है, हम उनके इन सपनों को कतई साकार नहीं होने देंगे। देश की जमीन देश की जनता की रहेगी, किसी मुल्ला मौलवी की नहीं रहेगी। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अपराधीकरण की प्रतीक राजद, भ्रष्टाचार की प्रतीक कांग्रेस, दोनों मिलकर और दोनों के युवा नेता, एक अधेड़ उम्र का युवा नेता, एक देखिए कितना शिक्षित युवा नेता जिसको क्या कुछ पता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की धरती, नालंदा की धरती का कायाकल्प ये करेंगे। पहले तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, वक्त पे कुछ जानकारी लेनी है तो आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं, जाके थोड़ा पढ़िए समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इस्लामी अकीदे में, इस्लामी इल्म में वक्फ का क्या महत्व है। मगर क्या बताएं, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए इनसे कहना चाहूंगा, समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी, वो मैं आज आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं। ये राजद, सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। और राम राज्य की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी, उसका क्या हाल किया कांग्रेस के नेताओं के लिए। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अदम गोंडवी जी के शब्द हैं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है। तो 400 पार की संसद वाली कांग्रेस, जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आज देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं। ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग
समाजवादी नहीं नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः एक सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षण को भी खा जाना चाहते हैं। यह अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। चूंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी जब धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। 2011 में इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया। 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। 2014 में, आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। अरे माइनॉरिटी का दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी श्रद्धांजलि। कहा, दिल्ली को मेट्रो दी और ग्रामीणों में अपनापन जगाया। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उन्हें याद करते हुए कहा कि साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली को मेट्रो जैसी ऐतिहासिक सौगात दी है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में ऐसा अपनापन और जुड़ाव पैदा किया है कि लोगों को महसूस हुआ कि दिल्ली सरकार वास्तव में उनकी अपनी सरकार है। कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि साहिब सिंह वर्मा केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी विचारक थे, जिन्होंने न केवल शहरी विकास को गति दी, बल्कि ग्रामीण जनता को भी ये विश्वास दिलाया कि वे सरकार का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने दिल्ली ग्रामीण के एक गांव से चल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से दिल्ली के स्वरूप को बदलने का कार्य किया, दिल्ली को मेट्रो की सौगात दी और दिल्ली के गांव देहात को ये एहसास कराया कि दिल्ली की सरकार उनकी अपनी सरकार है। गांव देहात के पगड़ी पहनने वाले, धोती कुर्ता पहनने वाले किसान मजदूर तो दिल्ली सचिवालय के कमरों में निडर होकर के स्वाभिमान के साथ में जा सके, इसकी शुरुआत स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने अपने कार्यकाल में की। शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर अपने आप में एक मील का पत्थर तो था ही, और जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए कि सहज, सरल, सामान्य व्यक्ति के तरह से अपने जीवन को जीते हुए वह भारतीय जनता पार्टी के ऊंचे से ऊंचे पदों पर देश भर में उन्होंने काम किया। वही भारत के जो श्रम मंत्रालय के विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली, तो उन्होंने रेहड़ी पटड़ी और कामगार और जो सामान्य जन थे, और उसी कैबिनेट के अंदर जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों का जो उन्होंने रेगुलराइजेशन का काम शुरू किया, ये बहुत बड़ा नीति परिवर्तन कराया था। पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनको देख करके अपने आप को उनके साथ जोड़ते थे, और अनेक कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे करके उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरणा दी। और आज वो सभी कार्यकर्ता उनके आशीर्वाद से वह देश और समाज की सेवा करने में लगे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं। स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना हुआ है, और वह लगातार उनका जीवन ये प्रेरणा देते हैं कि समाज से जुड़ करके सरलता, सहजता, सामान्य रूप में रह करके और देश और समाज का काम करते रहे, और गरीब की पीड़ा के साथ वो हमेशा जुड़े रहे, कमजोर के साथ वो हमेशा खड़े रहे, किसान मजदूर के साथ हमेशा उनका लगाव बना रहा। हम उनसे यही प्रेरणा पाते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश से जल भराव, कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। मुजफ्फरनगर में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सड़कें और घर जलमग्न हो गए हैं। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है। जल भराव के कारण आवागमन भी ठप हो गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से स्थिति और बिगड़ने का अंदेशा है। चला जा भाई। लाइट खोल देना। कोई भी कुछ सुनना हो चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर संजय राउत का जवाब, कहते हैं कि बीजेपी की राष्ट्र नीति ही झूठ बोलना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उद्धव ठाकरे पर डॉक्टर रघुनाथ मशीड़कर समिति की सिफारिशें स्वीकार करने के आरोप लगाने के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कड़ा विरोध जताया है। राउत ने कहा कि बीजेपी की राष्ट्र नीति ही झूठ बोलना है, वे महाराष्ट्र में भी झूठ बोल रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे ने मशीड़कर समिति की रिपोर्ट स्वीकार की है तो इसे सबके सामने लाए। क्या हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते? उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए पारदर्शिता और खुली बहस की मांग की है। शासन कब का किया हुआ है कि ये उद्धव ठाकरे ने किया हुआ है? देखिए, ये उन्होंने इसमें बताया है, अशोक पवार भी बताया। भारतीय जनता पार्टी की एक नेशनल पॉलिसी है झूठ बोलने की। वो नेशनल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय धोरण, तो यही धोरण के साथ महाराष्ट्र में लोग काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे जी ने कोई एक रिपोर्ट बनाया है माशेलकर कमेटी का, तो सामने लाइए ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कार्यक्रम है, आप सामने लाइए। एक कमेटी का रिपोर्ट सामने आया है, वो कैबिनेट में रखा है, क्या चर्चा नहीं हो सकती? आपने हिंदी जबरदस्ती के बारे में, हिंदी सख्ती के बारे में कैबिनेट में चर्चा की है ना, इसलिए की है कि वो नेशनल पॉलिसी है। अगर कोई नेशनल पॉलिसी राज्य के सामने आती है तो उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी होता है। देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्या उनको इतना भी नॉलेज नहीं है? ठाकरे बैंक को पहचाने के लिए कोशिश की, फडणवीस मनसे को मिल रहे थे, दादा भुसे राष्ट्रवादी का एक भी आमदार नहीं था। किस तरीके से देखते हो सर आप इसको? कहीं ना कहीं डिफरेंसेस लाने की कोशिश की गई थी ठाकरे ब्रांड में सर। कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन ठाकरे ब्रांड कभी खत्म नहीं होगा इस महाराष्ट्र में। ये ब्रांड है, ब्रांड था और ब्रांड रहेगा। इसीलिए तो आपको इस मामले में, हिंदी सख्ती के मामले में आपको पीछे हटना पड़ा है। और आगे भी जब जब हम एक साथ आएंगे तो आपको हर स्टेप पर पीछे हटना पड़ेगा। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या ताकत बनती है। सिंधु को लेकर एक बयान आया है इंडियन एयरफोर्स का। किसका? इंडियन सिंधु को लेकर, सिंधु ऑपरेशन के नाम पे बयान आया इंडियन एयरफोर्स का कि हमें हमले के लिए मना किया गया था शुरुआती दौर में, जहां हमें 5 जेट फाइटर्स, 3 राफेल का नुकसान हुआ और अन्य का भी नुकसान हुआ। ये तो सामने आया है, मैंने देखा है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। उसके लिए देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में आकर चर्चा करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। इतना गंभीर आरोप है। हाँ, हमारे राफेल जेट आपकी लापरवाही की वजह से गिर गए और हमारे लोग मारे गए। अगर दूसरे देश में ये होता तो अब तक ये प्रधानमंत्री घर जाते,
लेकिन बैठे हैं वर्ल्ड में घूमते हैं, अभी भी कहाँ जा रहे हैं। सर बिहार इलेक्शन में जो नॉर्मली वोटर्स है उन्हें हेराफेरी की जा रही है, जहाँ इंडिया एयरलाइंस इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में ले जाने की बात कर रही है। सर जाएंगे ना, अभी हम दिल्ली जाएंगे और हम इलेक्शन कमीशन के पास निकलेंगे। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति पर सरकार के आदेश वापस लेने पर एसपी नेता रोहित पवार ने किया मीडिया से सवाल। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा 3 भाषा नीति के संबंध में जारी सरकारी आदेश वापस लिए जाने के फैसले पर एनसीपी नेता रोहित पवार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पहले जारी सरकारी आदेश में हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाने का उल्लेख था। इस आदेश की वापसी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और राज्यों में भाषाई शिक्षा नीति को लेकर स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। एक तर तो डाव नव्हता, मराठीच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेसाठी उद्धव ठाकरे साहेब आणि राज ठाकरे साहेब तसंच त्यांना पाठिंबा देणारे इतरही सर्व पक्ष, ज्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष असेल, काँग्रेस असेल, इतर छोटे मोठे सर्व पक्ष असतील, अनेक सामाजिक संघटना, हे सर्वजण मिळून 5 तारखेला मुंबईमध्ये एक मोठा मेळावा, एक आंदोलन त्या ठिकाणी घेणार होते. पण हे सरकार घाबरलं. सरकारने हिंदी सक्तीचा जो GR होता तो काल घाबरून मागे घेतला. मग कुठेतरी आपल्या सर्वांना म्हणावं लागेल, मराठी माणूस स्वतःच्या हितासाठी जेव्हा एकत्रित येतो, स्वतःच्या स्वाभिमानासाठी एकत्रित येतो, तेव्हा मराठी विरोधात असणारे लोक, महाराष्ट्राच्या विरोधात असणाऱ्या लोकांना माघार ही घ्यावीच लागती. ही काल आपल्या सर्वांना तिथं बघावं लागलं. त्यामुळे दिल्लीवरचा जो आदेश आला होता आणि तो GR मध्ये कन्वर्ट करून तो त्या ठिकाणी लागू केला होता, तो काल खऱ्या अर्थाने मागे घेतला. मग मराठी माणसांचा तो विजय आहे. पण याच्याच बरोबर खास करून मराठी मीडियाचे, पत्रकारांचे मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो. ते सुद्धा मराठीच्या बाजूली राहिले, महाराष्ट्राच्या बाजूली राहिले आणि एक चांगली पत्रकारिता ठराविक वगळता सर्व मराठी पत्रकारांनी चांगली पत्रकारिता ही अख्ख्या देशाला दाखवून दिली. यासाठी त्यांचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. फक्त विनंती एवढीच आहे, 5 तारखेला उद्धव ठाकरे साहेब विजय सभा घेण्याचा विचार त्या ठिकाणी करत आहेत. राज ठाकरे साहेबांनी सुद्धा त्या सभेसाठी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचा तो कार्यक्रम नसला तरी एकत्रित येऊन ती विजयाची सभा ही घ्यावी असं आमच्यासारख्याला सुद्धा त्या ठिकाणी वाटतं. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की दीक्षांत समारोह में संबोधन दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को देश की सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया और कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नवीन तकनीकों और ज्ञान के माध्यम से भारत के पशुपालन क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। समारोह में संस्थान के अधिकारियों, विद्यार्थियों और अतिथियों की उपस्थिति रही। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये है कि भाई श्रेष्ठ काम किया हो उसको गोल्ड मेडल, अलग अलग प्रकार के मेडल मिलना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूं कि पहला क्रम और दूसरे क्रम में कोई खास अंतर नहीं होता है, 1-2 अंक का ही अंतर होता है। और इसी वजह से जिसको भी अवार्ड न मिला हो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको भी खुशहाली होनी चाहिए मित्रों। ये सालों से परंपरा चलती आ रही है दीक्षांत समारोह की, और करना भी चाहिए। शुभकामनाएं, प्रेरणा, मार्गदर्शन और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन ऐसे समय में हम सब लोगों को, ऐसे वरिष्ठ लोगों से मिलता है। और यही काम हमारा सबका है मित्रों। मैं आज इतना ही बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां हैं
जब मैं राज्यपाल का एक दायित्व निभा रही थी और इधर आई, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गई कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक और एक कहा जाता है कि भाई वो तो पोस्ट ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तो गुजरात में 30 साल काम करके आई। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की, और ये चिंता ये थी कि देखिए, भारत भर में हमारी कोई यूनिवर्सिटी 1000 में भी नहीं है, 500 में भी नहीं है। हमें सब प्रयास करके हमारी जिस प्रकार की यूनिवर्सिटियां है, इसमें मेहनत करके, बैठकर, सोचकर, मार्गदर्शन कर वहां क्वालिटी एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और जो खुटती कड़ियां है वो करना है। और दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, नए नए हमारे अभ्यासक्रम करना है, और बच्चों में जो टैलेंट है वो सीखना चाहते हो, जो करना चाहते हैं, और समाज को जो जरूरत हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान हम किस तरह कर सकते हैं, ये बात हम लोगों को बताइए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। IVRI के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए किया वाराणसी के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख। संस्थान के दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति को इस प्राचीन और ऐतिहासिक नगर, जिसे हम नाथ नगरी के नाम से जानते हैं, मैं हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को यह भी याद दिलाया कि इस शहर में महाभारत काल में पांचाल देश के नाम से प्रसिद्ध था। उन्होंने कहा कि वाराणसी न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी इसका विशेष स्थान है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को देश की सेवा में आगे आने का आह्वान किया। आदरणीय राष्ट्रपति जी का भारत की इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी, जैसे हम नाथ नगरी के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महामहिम के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की पौराणिक नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक पहचान थी महाभारत कालखंड में। यहां पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक हैं। मंदिरों की ये श्रृंखला जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। और अब अगली खबर। अहिल्यानगर पुलिस ने नकली मुद्रा रैकेट का किया भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार।
अहिल्यानगर जिले में पुलिस ने नकली मुद्रा रैकेट में शामिल 3 आरोपियों प्रतीक पवार, राजेंद्र चौगुले और तात्या हजारे को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद इनके कब्जे से नकली नोट बरामद किए गए। इसके बाद टेम्भुर्नी सोलापुर में एक घर पर छापेमारी की गई, जहां नकली नोट छापने की फैक्ट्री का पता चला। छापेमारी के दौरान 66 लाख के नकली नोट, छपाई मशीनें और अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और अन्य जुड़े आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये कार्रवाई नकली मुद्रा को रोकने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कल 28 तारीख रात 9:30-10 बजे राहुरी पुलिस थाने की टीम पेट्रोलिंग करते वक्त उनको कुछ जानकारी मिली और उन्होंने मोटरसाइकिल पे जाने वाले जो 3 लोग हैं उनको रोका और उनकी झड़ती ली, तो उनके पास कुछ बनावट नोट मिले जो जाली नोट्स थे। तो अधिक जानकारी लेने के बाद पता चला कि टेम्बुर्नी में कुछ ऐसा जगह है जहां इन्होंने ये नोट बनाए हैं। टीम तुरंत टेम्बुर्नी डिस्ट्रिक्ट सोलापुर यहाँ पहुंची और वहाँ पर एक घर में इन्होंने पूरा ये यूनिट लगाया था, जहाँ पर जेरोक्स मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, वहाँ पर पेपर कटिंग मशीन्स है, ब्लैंक पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो ऐसा पूरा जो मुद्देमाल वहाँ मिला, 500 एंड 200 रुपीज़ डिनोमिनेशन के बहुत सारे नोट्स वहाँ मिले। टोटल 66 लाख रुपया के जो बनावट नोट बरामद हुए हैं और बाकी जो प्रिंटिंग का जो सामान है वो जब्त किया गया है। अभी तक 3 आरोपी को जो है यहाँ से अरेस्ट किया है। अभी तो बस प्रिंटिंग करने वाले 3 मिले हैं। अभी ये तपास का भाग है, हम तपास भी करेंगे कि ये आगे जाके किसको देने वाले थे या डिस्ट्रीब्यूशन चेन में और कौन कौन है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 भाषा नीति के जीआर रद्द करने के फैसले पर किया बयान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 भाषा नीति से जुड़े सरकारी आदेश को रद्द करने के संबंध में सरकार के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिंदे ने कहा कि सरकार छात्रों को उनकी पसंद की भाषा सीखने का स्वतंत्र अधिकार देना चाहती है और किसी भाषा को थोपना उचित नहीं होगा। देखिए, जनभावना और जो यहाँ पर विद्यार्थियों का त्रिभाषी सूत्र जो है वो आज उसको स्थगित किया है और हमारे दोनों जीआर को रद्द किया है। लेकिन एक जो कमेटी है हमारे डॉक्टर नरेंद्र यादव इनके अध्यक्षता में, वो इसमें पूरी स्टडी करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और लेकिन इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जो लोग आज आरोप कर रहे हैं वो जब मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर माशेलकर जी का जो अहवाल था त्रिभाषा सूत्र का, उसमें मराठी, इंग्लिश और हिंदी अनिवार्य की गई थी और वो मुख्यमंत्री जब थे तब उन्होंने उसको स्वीकृत किया था, उसको मंजूर भी किया था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार में रहते हुए एक भूमिका निभाते हैं, सरकार के बाहर जब रहते तब दूसरी भूमिका निभाते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये दोगली राजनीति हमारी सरकार, महायुति सरकार ने कभी की नहीं, कभी करेगी नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री दादा भुसे जी ने कई लोगों से बातचीत की ताकि कई जिन्होंने इस निर्णय पे आक्षेप लिए थे, कई लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, उनसे भी बातचीत की थी। और हमारे शिवसेना की भूमिका पहले से रही है, मराठी मानुस की भूमिका, मराठी के लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी अस्मिता के लिए शिवसेना की शुरुआत की और इसलिए मराठी हमने जो है कंपलसरी की थी, मराठी अनिवार्य की थी, लेकिन हिंदी अनिवार्य नहीं थी। इसके बावजूद जो राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव को सामने रखकर जिन्होंने की, उनको
आज अ, उनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। और अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, लव जिहाद हमारी सबसे बड़ी चिंता, मुस्लिम संगठनों को खुद का आकलन करना होगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने लव जिहाद को अपनी प्रमुख चिंता बताते हुए कहा कि संगठन इसे अपना दुश्मन मानता है। उन्होंने कहा कि समाज में हो रहे घटनाक्रम और जनता के गुस्से को देखकर ऐसा लगता है कि मुस्लिम समुदाय को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो मुस्लिम संगठन खुद को समुदाय का प्रतिनिधि बताते हैं और दावा करते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, उन्हें अब आगे आकर ये साबित करना होगा कि उनके शब्द और क्रियाएं एक साथ है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद का दुश्मन है। हमने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता, दुर्गा बहनी की बहनें लगातार ऐसे सब जिहादी पापियों को जन्नत का रास्ता दिखा रही हैं, उनकी तथाकथित जन्नत का। और जो इस तरह की जो मानसिकता है, उस मानसिकता की समाज पहचान भी कर रहा है। सरकार भी जागी है, सरकारों ने एक कठोर कानून भी बनाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सख्त कानून और कठोर प्रशासनिक जो कार्रवाई के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो कभी अपनी औकात से बाज नहीं आ रहे। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अभी कल परसों राजस्थान के एक ज़िले के अंदर भी एक बड़ा मामला हुआ, जिसके अंदर जो है वो लड़की जो है वो धर्मांतरण के कारण आत्महत्या का शिकार हो गई। और इस तरह की घटनाएं देश भर से प्रतिदिन आती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 में कठोर कानून बनने के बावजूद भी वहाँ लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और पुलिस प्रशासन शासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ उनका निराकरण कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब लोग जो है अपनी जिहादी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। अब समाज के अंदर भी जिस तरह की चेतना जाग रही है, जिस तरह से समाज के अंदर आक्रोश फूट रहा है, मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय को भी इस बारे में चिंतन करना चाहिए। और जो मुस्लिम तंजीमें हैं जो अपने आप को मुसलमानों को मसीहा बोलती हैं और कहते हैं कि मुसलमान तो इस्लाम तो शांति का धर्म है, ये जो अशांति फैलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं उनको बाज आना पड़ेगा। अभी हमने नवंबर में ही बाकायदा ऐसे लव जिहादियों की सूची जारी की थी। ऐसे 400 लोगों की सूची हमने जारी की कि जिसमें कि हिंदू बेटियों को फंसाया गया, कई घटनाओं में उनको मौत के मुंह में धकेल दिया गया, कई घटनाओं में वो जो लोग बहनें जो है आत्महत्या का शिकार हुई। तो इस तरह की विभत्स कांड देश भर में हमें सुनने को मिल रहे हैं। अब इन पर पूर्णविराम लगाने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन तो जागेगा ही, लेकिन जब समाज खड़ा हो जाएगा और प्रतिकार स्वयं करने लग जाएगा तो इसके भारी परिणाम उसको झेलने पड़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जो इस्लामिक संगठन है उनको इस बारे में आगे आना चाहिए और मौलवियों को इस बात को बताना चाहिए कि जो बात कहते हो उसकी कथनी करनी का अंतर भी समाप्त। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग के सीईएम प्रमोद बोडो ने बताया कि फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अंतिम मैच 15 जुलाई को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग के मुख्य कार्यकारी मंत्री प्रमोद बोडो ने बताया कि 2 महीने पहले फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का एक बड़ा आयोजन है। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट 15 जुलाई तक चलेगा, जब इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। प्रमोद बोडो ने बताया कि ये टूर्नामेंट क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और इससे क्षेत्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। We decided 2 months back and we started this CM football tournament, a mega tournament in Betia region, and more than 3,070 clubs and around 70,000 players participated in this CM Cup phase 1. It is going to be continued till 15th of July. On 15th of July, there will be final game of the CM Cup. And today, we are feeling very proud that our Honorable Prime Minister has mentioned in his Mann Ki Baat about our this CM Cup football. And we have one big dream on football because since time immemorial, our peoples are playing football, and for 2 months in every year in the summer season, our people play football like a festival, and all the young boys and girls, they participate in the football game, and through this football
it is like entertainment also in the village area, rural area, and other side it's an exercise, and young boys and girls, they are taking as a career, so from Bodoland region you can see Holy Sharon Nursery and also many more players, they are playing in the national level games. And one girl from Kokrajhar, Aparna, she was given the responsibility of women captain also in the national level. So many progress going on football. We are going to start to football academy also, one for girls and one for boys. But especially the mentioning of Bodoland football by Honorable Prime Minister, it's a proud moment. And since 2020, Honorable Prime Minister visited in Kokrajhar and he appealed for peace. Since then, we are all working day and night for sustainable peace in the Bodoland regions. I am very much thankful and grateful to our Honorable Prime Minister. और अब देखते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का आरोप, उद्धव ठाकरे ने भी 3 भाषा नीति का किया था समर्थन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वर्तमान में विवादित बनी 3 भाषा नीति को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन दिया था। उन्होंने बताया, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक समिति बनाई थी जिसने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा बनाने की सिफारिश की थी। उस रिपोर्ट को उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया था और उस पर उनके हस्ताक्षर भी है। फडणवीस ने आरोप लगाया कि अब उसी मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पूरी राजनीति वही लोग कर रहे हैं जो पहले इसे नीति को पक्ष में थे। ये जो 3 भाषा का सूत्र है जो नई शिक्षा नीति ने दिया है, उसके ऊपर श्रीमान उद्धव ठाकरे ये जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर माशेलकर जी की कमेटी तैयार की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट देकर पहले क्लास से मराठी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य की जाए, कंपलसरी की जाए, इस प्रकार का रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को उद्धव जी की कैबिनेट ने स्वीकारा। कैबिनेट के निर्णय के मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, इनकी सिग्नेचर है और अब उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है। भारतीय भाषा को विरोध है और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। और हमने जो निर्णय किया था उसमें कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, ऐसा निर्णय किया था। अब वो कौन से क्लास से लागू करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ मतांतर है। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि हम लोग डॉक्टर नरेंद्र जाधव, इनकी एक कमेटी तैयार कर रहे हैं। ये कमेटी इसके ऊपर जो माशेलकर कमेटी का रिपोर्ट है, अलग अलग लोगों का जो कहना है, उसके ऊपर निर्णय करेगी और उसके बाद हम त्रिभाषा सूत्र उस अनुसार लागू करेंगे। और तब तक जो 2 निर्णय हमने लिए थे उनको हमने खारिज किया। आइए देखते हैं अगली खबर। कोलकाता दुष्कर्म मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच समिति कोलकाता पहुंची। कोलकाता में कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम आज कोलकाता पहुंची। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि हमारी पार्टी की 4 सदस्यीय टीम कोलकाता आ रही है। हम उन्हें एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और उन्हें लाल बाजार पुलिस मुख्यालय कार्यालय ले जाएंगे। हमें सीपी से मिलने की आवश्यकता है। हमने मुख्यमंत्री सचिव को भी ईमेल भेजा है, उनसे भी मिलने का आग्रह किया है। आज दिल्ली से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी के निर्देश में ये 4 जन का टीम आ रहे, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल सिंह, हमारे मीनाक्षी लेखी जी, माननीय एक्स मिनिस्टर ऑफ विप्लव देव और सांसद मनन मिश्रा जी, राज्यसभा के सांसद। 4 जन का टीम आ रहा है और उनको एयरपोर्ट से लेकर हम लोग गुजर जाएंगे। वहाँ से करीब 2:30 बजे लाल बाजार सिटी ऑफिस को हम लोग मेल किया है लाइन के लिए।
एसीपी के साथ मुलाकात करने का हमारा टीम का इच्छा है। वहाँ से हम लोग मेल किए हैं चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ भी जाने का हम लोग का मन है 3 बजे। और वहाँ से हम लोग कलकत्ता साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज जहाँ पर घटना घटी है, ये महिला को लेकर जो गैंग रेप हुआ है, वहाँ पर हम लोग को जाने का विषय है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज एक फिर वापस चलेगा। देखिए, ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन ममता बनर्जी अगर उनका टीम भेज सकते हैं मणिपुर, उनका फैक्ट फाइंडिंग टीम जा सकते हैं पहलगांव, उनका फैक्ट फाइंडिंग टीम जा सकते हैं हाथरस, उन्नाव, किसान आंदोलन, हर जगह। उनका जब राज्य में महिला के ऊपर अत्याचार होगा और जहाँ पर मुख्यमंत्री बोल रहे कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, विचार होगा, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नियम तो सबके लिए एक होना है। तो हम लोग को यही उम्मीद है कि उनको और उनका सरकार को सुबुद्धि रहे और अच्छी तरह से व्यवहार करें, टाइम दे, सुने फैक्ट फाइंडिंग टीम के बाद, क्योंकि ये कोई एजुकेशन करने नहीं आए, इंक्वायरी करने। तो सम्मान के साथ पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति है उसको बजाय रखें। हमारा सम्मान भी है, राज्य का सम्मान है, उनके साथ हम लोग सम्मान के साथ व्यवहार करें, ये उम्मीद कर रखते हैं। और आगे क्या होगा ये मालूम है। और अब अगली खबर। एक्टर सुनील शेट्टी ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में किए दर्शन, कहा सब कुछ व्यवस्थित और सुंदर अनुभव। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने श्रद्धा और व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि हमारे मंदिरों और धार्मिक स्थलों में प्रबंधन बहुत अच्छे हो गए हैं। सब कुछ बेहद व्यवस्थित है, लोग शांति से दर्शन कर रहे हैं, अनुशासन है और माहौल भी बहुत सकारात्मक लगता है। मीडिया को और हम सब एज ए फैमिली बहुत जल्द आए। और खूबसूरती ये है कि सालों साल हम जब जहाँ भी मैं जाता हूँ, आज की तारीख में मैं देखा हमारे श्राइन्स हो, हमारे मंदिरों में हो, इतनी व्यवस्था अच्छी हुई है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हुई है। और लोगों का भी आप व्यवहार देखिए, आज सब सिस्टमैटिकली दर्शन लेते हुए आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा लगा। साइड आई थिंक आंखें भर आती है, और इसीलिए एक बार होने के बाद दोबारा चला गया मैं, काफ़ी 2 मिनट अकेले में खड़े रह के बस हमेशा यही मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि सब स्वस्थ रहे। और उसके अलावा मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं, मैंने हमेशा यही मांगा है कि हेल्थ सबकी अच्छी रहे, मम्मी की हो या बाकी परिवार की, तो बस यही मांगना है। आता तो बहुत सालों से था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पिछले 5 साल से गैप हो गया। कहीं ना कहीं बीवी आ जाती थी तो मुझे लगता था कि परिवार से कोई ना कोई आया हुआ है, लेकिन आई थिंक मेरा आना बहुत 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 ज़रूरी है। और यहाँ आने के बाद ये महसूस होता ही है, क्योंकि जब आंखें भर आती है तो हमें लगता है कि नहीं यार बहुत बड़ा गैप हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है तभी इंसान आता है, और वैसे ही वो आज मेरे साथ। नहीं, वो 90s की दशक भी वैसी थी, फिल्में भी वैसी थी, इसीलिए लोग हमारे साथ आज भी रिलेट करते हैं, म्यूज़िक से रिलेट करते हैं और कहानियों से रिलेट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, और बाबा की दया है कि लोग हमें भूले नहीं और हमें याद रखते हैं। आज मैं भी सुना हूँ कि फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है, अब रिलीज़ के दिन ही बात करूँगा, उससे पहले डेरागेरी के बारे में बात ही नहीं करूँगा। आई थिंक फैमिली की फिल्में शायद वो एक फिल्म जहाँ आप सब मिलके एक साथ, अगर एक बार आप टीवी चालू कर देते तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि लोग सिर्फ हंसने ही हंसने वाले, और छुप के टीवी या मोबाइल फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, परिवार से छुपा के नहीं। वैसे ही फिल्में हमने हमेशा की है, हम वैसी फिल्में करते आए हैं जो हम चाहते हैं कि परिवार देखे, और ये हेरा फेरी भी वैसे ही होगा। पहले से जिस फिल्मों से मैं जुड़ता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि परिवार जुड़े और बाकी भी हो। और अब अगली खबर।
जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालु ने कहा, भगवान जगन्नाथ के दर्शन से मन हुआ उल्लासित। पुरी में चल रही भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु ने अपने भाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज मैं जगन्नाथ मंदिर आया हूँ। ये एक भव्य और पवित्र स्थल है और मेरा मन यहाँ कर अत्यंत आनंदित और ऊंचा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भगवान जगन्नाथ स्वयं यहाँ प्रकट हुए हो। मैं दिल से उनका चरण स्पर्श करता हूँ। श्रद्धालुओं की भीड़ इस अवसर पर बहुत बड़ी है, जो भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए भक्ति और उत्साह के साथ यात्रा में भाग ले रही है। ये यात्रा हर साल हजारों भक्तों को एक साथ जोड़ती है और आध्यात्मिक अनुभूति का प्रदान करती है। आज जगन्नाथ मंदिर आई हूँ। बहुत ही भव्य, बहुत ही पावन जगह है यहाँ और मेरा मन आज बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही प्रफुल्लित है। जैसे लग रहा है भगवान सच में एकदम अनमोल है, आ गए हैं भगवान। दिल से मैं उनको प्रणाम करती हूँ। भगवान है, जय जगन्नाथ। पहले भी आई हुई हूँ, मैं पहले भी आई हूँ। ईश्वर का दर्शन मैं पहले भी कर रखी हूँ। ये मेरा सेकेंड टाइम है और ईश्वर चाहे तो फिर भगवान हमें इस बार फिर बुलाएंगे। हमें पूरा भगवान पे विश्वास है। मेरा हर एक काम जगन्नाथ के पास होता है। जगन्नाथ भगवान जी। कुछ अनुभव ऐसा होता है जो भाषाओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं हम। तो इस मंदिर में आके तो साल में एक बार ही हम देख सकते हैं। ये एक मतलब भगवान जी का कृपा होता है, तभी जाके आ पाते हैं। नहीं तो भारतवर्ष में 150 से ज्यादा करोड़ लोग हैं, उनमें से चंद लोग ही यहाँ पे आ पा रहे हैं। अब भगवान चाह रहे हैं तो आ रहे हैं। भगवान जिस दिन दूसरों को मौका देंगे उस दिन वो लोग आएंगे, शायद हम नहीं आ पाएंगे। मुझे ऐसा ही फील होता है। यहाँ पर मैं हर रथ यात्रा में आता हूँ तो भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर गुंडीचा में बोलते हैं कि भगवान वृंदावन में आए हैं, क्योंकि भगवान जब मतलब बहुत ही गोपियों के प्रेम में भाग भाग के आते हैं तो वृंदावन में दर्शन देते हैं। यहाँ पर उनके माँ भी है, तो उनका जन्म स्थान है, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा पुण्य यहाँ पर ही मिलता है, वृंदावन इसको बोलते हैं। मतलब उड़ीसा में हम लोग गुंडीचा को ही वृंदावन बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी है और गोपियों के प्यार है। तो इसीलिए हम मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत ही स्पेशल मतलब भगवान के पास ही जाने का मौका मिला। भगवान के गर्भगृह में वहाँ पर दर्शन हुआ, बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ। भगवान इतने कृपालु हैं, मतलब ऐसे हाथ बढ़ा के बोल रहे हैं कि मतलब मेरे पास आ जाओ, मतलब यहाँ वहाँ क्या घूम रहे हो। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही सुंदर रहा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे सेवायत जी का, स्पेशली दामोदर जी का। बहुत अच्छी तरह से अंदर में सेवायत जी सारे भक्तगणों को आराम से दर्शन करवा रहे हैं और भक्त भी बहुत सुंदर हिसाब से और भगवान जी की कृपा से, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हम लोग बहुत प्रसन्न होकर दर्शन किए। ये हमारा दूसरा घर है, जगन्नाथ जी का घर जो है। हम उन्हीं के दयालु भक्त हैं, जो कि हमेशा हर वर्ष, हर साल, हर ईयर में हम यहाँ पे प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, स्पेशली रथ यात्रा के लिए, सुनावेशे के लिए फिर से आएंगे। और हम बहुत खुश हैं दर्शन करके और बहुत ही आनंदित। बहुत अच्छा लगा अभी पूरी श्री जगन्नाथ धाम घूम के। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर से सब काम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। ये भक्त कुल जो सुबह से यहाँ पर खड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता सब ने इसको देखा, जगन्नाथ देव का दर्शन किया है, मैनेजमेंट का साथ सुंदर हुआ है, बहुत अच्छा लगा। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS